सॉरी। हेलो गाइस, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो सब आपकी बहुत सारी डिमांड थी कि कॉन्ट्रैक्ट 2 पे बनाओ अपनी वीडियो, तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट 2 की वीडियो लाया हूँ क्योंकि हमारे इंटरनल्स आने वाले हैं। तो जो आज हमारा ये पहला चैप्टर होगा सिलेबस का, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज, ये चारों सब्जेक्ट मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, जो इतने टॉपिक्स हैं। तो गाइस चलो अपनी वीडियो पे मूव करते हैं। तो गाइस जो हमारा पहला टॉपिक है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। अब सबसे हम पहले पढ़ेंगे, जैसे हमने हमारा जो पिछला सेम था, सेकंड सेम, उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट 1 पढ़ा था। तो इस बार जो हमारा एग्ज़ाम में आने वाला चैप्टर वो है कॉन्ट्रैक्ट 2। तो इसमें हम पढ़ते हैं इंडेमनिटी जो हमारे सेक्शन 124 टू 125 में दिया गया है। अब हम इसके पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द इंडेमनीफायर। अब सबसे हम पहले पढ़ते हैं कि मीनिंग क्या होता है इंडेमनिटी का। इंडेमनिटी इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिस टू पे or payment for the loss of money, goods, etc. It is a security against or compensation for loss, etc. Indemnity मतलब पता है क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको मतलब किसी नुकसान से बचाती है। अब इसको सबसे अच्छी एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे कि आप सब ने सुना हुआ है कि जैसे इंश्योरेंस कराते हो आप लोग, इंश्योरेंस कराते हो, मान लो कि आपने कोई कार इंश्योरेंस लिया, तो मान लो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो जो कंपनी होती है वो आपको क्या करती है, आपको उस इंश्योरेंस से बचाती है। लेकिन जो इंडेमनिटी है इसमें लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता। और इसमें एक और चीज़ सुनने वाली आता है कि इंडेमनिटी में सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो एक ह्यूमन से की गई हूँ। मान लो अब कहीं सुनामी आ गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गई, ये है एक्ट ऑफ गॉड, तो ये इंडेमनिटी में नहीं आता। अब हम नीचे चलते हैं। फॉर इंस्टांस, अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफायर बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग विद सी may take against B in respect of a certain sum of 200 rupees. This is contract of indemnity. In a contract of indemnity, the person who promised to indemnify is known as indemnifier, and the person in whose favor such a promise is made is known as indemnified or indemnity holder. अब मान लो कि क्या कहते हैं, मैंने तुम्हें बोला, मान लो एक A है एक B है। A जो है वो B को बोलता है कि अगर तुझे कोई भी नुकसान होगा वो मैं देखूंगा। तो इसमें क्या है, जो क्या कहते हैं A है वो जो बोल रहा है कि कोई भी नुकसान होगा मैं दिखाऊंगा, वो है इंडेमनीफायर। और जिसको ये चीज़ बोली जा रही है, मतलब अगर जिसको नुकसान हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। अब हम नीचे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट by which one party promised to save the other from loss caused to him by the conduct of promisor himself और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। अब जैसे सेक्शन 124 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, उसमें इंडेमनिटी है ना, उसका पूरा सही मीनिंग बताया जाता है कि इंडेमनिटी असलियत में है क्या। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी है वो प्रॉमिस करती है कि वो अगले को बचाएगी, और अगर कोई भी उसको नुकसान होता है उसकी तरफ से या किसी और की तरफ से, तो वो उसका सारी जो लाइबिलिटी वो अपने ऊपर लेगी। अब जो हमारा नेक्स्ट पेज है हम उस पर चलते हैं। अब जैसे आगे एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब हमने जैसे टॉर्ट था, कॉन्ट्रैक्ट था, हम उन सब में हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जैसे हमने पहले क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है, उसके एसेंशियल थे, जैसे कि वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो साउंड माइंड का होना चाहिए। वैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इसके भी खुद के कुछ एसेंशियल हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो हम अपने पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे जो हमारा फर्स्ट एसेंशियल है, पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी टू पार्टीज, नेमली प्रोमिसर और इंडेमनीफायर एंड द प्रोमिसी और इंडेमनीफाई और इंडेमनिटी होल्डर। जैसे अब पता है कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वो अकेले बंदा तो नहीं करेगा, मतलब मिनिमम तो उसमें 2 बंदे होने चाहिए। तो इसमें वही बताता है कि पहले एसेंशियल ये होगा, पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब देयर मस्ट बी, मतलब यहाँ 2 तो पार्टीज होनी चाहिए। एक तो वो होगा जो उसको बोलेगा कि तुम्हारा जितना भी लॉस होगा मैं पूरा करूँगा, वो हो गया इंडेमनीफायर। और जिसको लॉस से बचाना है, मतलब जिसने अगले बंदे को बोला कि मुझे लॉस से बचाना, वो होगा इंडेमनिटी होल्डर। एसेंशियल, अब हमारा जो सेकंड एसेंशियल होगा, एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। A contract of indemnity is a special kind of contract. The principle of the general law of contract contained in section 1 to 175 of the Indian Contract Act 1872 are applicable to them. Therefore, it must possess all the essential of a valid contract. अब क्या है कि जैसे हमारे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें ना कुछ एसेंशियल लिखे हैं कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड क्या हो सकता है। अब वो एसेंशियल है, वो यहाँ पे तो मतलब इसमें शॉर्ट हमने पॉइंट लिख दिया कि एसेंशियल क्या होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, और पार्टीज 2 होनी चाहिए। मतलब ये कुछ चीज़ें जब भी आप कोई इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो उसमें ना जो मेन एसेंशियल होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, जो एक हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुक में लिखे हुए हैं, वो होने चाहिए। हमारा जो थर्ड एसेंशियल आता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मे बी एक्सप्रेस, मेड बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन, और इम्प्लाइड बेस्ड ऑन द एक्शन, सर्कमस्टांसेस, पार्टीज कंडक्ट।
अब इसमें बोलता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपका रिटर्न ही हो, मतलब वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। मान लो जैसे इसमें बताता है कि द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मस्ट बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब वर्ड्स में करना, बोल के करना, रिटर्न करना। इम्प्लाइड हो गया एक्शन से। अब जैसे इम्प्लाइड है, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे इम्प्लाइड का सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन रहता है कि भाई इम्प्लाइड समझा दो, इम्प्लाइड समझा दो। इम्प्लाइड क्या, मान लो आप किसी होटल में गए, वहाँ पे क्या होता है कि आपको ना क्या होता है, मेन्यू दिया होता है। मेन्यू में आप कोई चीज़ चूज़ करते हो तो वेटर को अपने आप समझ आ जाता है कि ये चीज़ आपने पसंद करनी। ये हो गया इम्प्लाइड। आपने लिखा नहीं कि मुझे ये चाहिए, आपने कुछ बोला नहीं, बस उसको बिल वो मेन्यू दिखाया, मेन्यू को चूज़ किया, बस अपने आप आपका ऑर्डर आ गया। अब जो हमारा फोर्थ एसेंशियल है और जो मोस्ट कॉमन हमारा फोर्थ एसेंशियल है, ये हर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में चले जाओ, टॉट्स में भी हमने पढ़ा था, यह है फ्री कंसेंट। कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी फ्री। फ्री कंसेंट इज व्हेन टू और मोर पार्टीज एग्री टू समथिंग विदाउट कोरिजन, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। अब इसमें ये बोलता है हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, वो इंडेमनिटी के लिए बोलता है कि जो उसमें कंसेंट है ना, मतलब कि अब जो बंदा बोल रहा है कि भैया मैं तुम्हारे सारे मतलब लोड होगा तो मैं कोई भी नुकसान होगा मैं झेलूंगा, वो उसको अपने खुद दिल से बोलना है। ये नहीं कि उसको फोर्स किया हुआ है कि अगली पार्टी ने जो इंडेमनिटी होल्डर है, हाँ भाई तुझे मेरा ये जो जितना भी नुकसान है सारा तुझे होल्ड करना पड़ेगा। मतलब इसमें कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए उस बंदे के साथ, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई इन्फ्लुएंस या कोई मिस्टेक से कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना ये जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होगा ये वैलिड नहीं माना जाएगा और इसको वॉइड कर दिया जाएगा। हम अपने नेक्स्ट में पहुंचते हैं, राइट्स ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर। अब जैसे मैंने आपको बोला, पहला था इंडेमनीफायर, वो पर्सन जो बंदा बोलता है कि हाँ भाई मैं तुम्हारे सारा भी जितना भी नुकसान होगा वो उठाऊंगा। और इंडेमनिटी होल्डर होता है जिसका जिसका अगर नुकसान हो तो जो बंदा वो इंडेमनीफायर उठाएगा। मतलब एक पार्टी ए है जो बी को बोलती है कि मैं तुम्हारा नुकसान उठाऊंगा, और इसमें जो बी है वो क्या है, हमारा इंडेमनिटी होल्डर। In a suit against the indemnity holder, he may have been compelled to pay damages and incurred cost. In his own turn, he can bring any action against the promisor to recover damages and cost, etc. paid by him if the indemnifier has promised an indemnity. In such a case, the provision in this regard is contained in section 125, which we read as under the rights of indemnity holder when said. The promisee in a contract of indemnity acting in the scope of authority is entitled to recover from the promisor. अब इसमें राइट क्या है कि मान लो कि जो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया इंडेमनिटी का, वो इसमें बताना चाहता है कि समझ लो कि आप इंडेमनिटी होल्डर हो और जो इंडेमनीफायर है जिसने बोला मैं तुम्हारे सारे नुकसान उठाऊंगा, अगर वो बाद में मुकर जाता है तो आप उसको लीगली सू कर सकते हो। हाँ भाई इसने मुझे वादा किया था और अब मेरे डैमेजेस या मेरा नुकसान है वो नहीं उठा रहा। मान लो कि आपकी कार एजेंसी कोई कार इंश्योरेंस कंपनी थी, उसने आपको क्या बोला कि आपकी गाड़ी का जब भी एक्सीडेंट होगा, बाई चांस कुछ हो गई ऐसी ना चाहे कुछ ऐसी चीज़ हो गई उस टाइम, तो अब वो जाता है जो बंदा है वो जाता है किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है। इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या बोलती है कि नहीं भाई हम तुम्हारा ये इंश्योरेंस नहीं लेंगे, तो इंश्योरेंस नहीं देंगे। फिर वो जाएगा, वो क्लेम कर सकता है कि भाई इसने मुझे वादा किया था, मेरे पास इसके लीगल रिटन डॉक्यूमेंट है, हमने लीगली किया था और ये अपनी बात से मुकर है, तो वो उसको लीगली सू कर सकता है। अब नीचे चलते हैं हम, फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर एज पर सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1857। अब ये जो राइट है ना इंडेमनिटी होल्डर के, कुछ जो सेक्शन 125 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा 1857, उसमें कुछ दिए हुए मतलब राइट्स हैं। तो अब हम उन राइट्स को एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आते हैं। राइट टू रिकवर डैमेजेस पेड इन सूट, सेक्शन 125। An indemnity holder has the right to recover from the indemnifier all damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which। अब यहाँ तक ये जो हमारी लाइन है इसका मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। इंडेमनिटी होल्डर है ना, उसके पास ये राइट है कि वो जो अपने डैमेजेस है ना, मतलब जो उसको नुकसान हुआ है, मतलब जो उसने अगले ने उसको पूरा से इंश्योरेंस किया था कि जब भी तुमको नुकसान होगा मैं दूंगा, उसके बाद ये पूरे राइट है कि वो इंडेमनीफायर को बोल सकता है हाँ भाई मेरे को ये नुकसान है, अब मुझे ये पे करना पड़ेगा, मतलब इंडेमनीफायर को। और जो इंडेमनीफायर है वो इससे मुकर नहीं सकता क्योंकि ये लीगली चीज़ हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट पेज में चलेंगे, जो हमारा सेकंड राइट आती है, राइट टू रिकवर कॉस्ट इनक्योर्ड इन डिफेंडिंग ए सूट। एंड इंडेमनिटी होल्डर हैज़ द राइट टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर all costs which he may be compelled to pay in any such suit if in bringing or defending it he did not contravene the orders of the promisor and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity or if the promisor authorized him to bring or defend the suit। अब इसमें क्या कि जो क्या कहते हैं हमारा इंडेमनिटी होल्डर है उसके पास राइट है कि वो जो इंडेमनीफायर है उससे मतलब जितनी भी कॉस्ट हुई ना, मतलब मान लो कि उसने अब किसी को सू किया,
अब मैं आपको इसकी परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ थोड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें यही होती प्रॉब्लम, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं इनको पता नहीं चलता कि क्या बोलना चाहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें बताना चाहता है राइट टू रिकवर कॉस्ट इनक्योर इन डिफेंडिंग ए सूट। मान लो इंडेमनिटी होल्डर है, इंश्योरेंस नहीं दिया कंपनी ने, आप कोर्ट गए, कोर्ट में क्या हुआ कि आपने उसे डैमेजेस भी लिए, और जो आपके एक्स्ट्रा डैमेजेस लगे, आपका जाना, आपकी इतनी मेंटल स्ट्रेस हुआ आपको, मान लो आप कोर्ट गए, कोर्ट में आप गए, आपको कितना पेट्रोल लगा रोज़ जाने का, आपका खुद का भी कितने पैसे लगे ऐड ऑन हुए, आपको जो आपका मेंटल डिस्ट्रेस हुआ, मेंटल ट्रॉमा हुआ, आप वो सब कंपनसेशन इंडेमनीफायर से मांग सकते हो। अब इसी में जो हमारा थर्ड राइट है वो यहीं पे बताता है, राइट टू रिकवर सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज। एन इंडेमनिटी होल्डर हैज़ ऑल्सो द राइट टू रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर ऑल सम्स विच ही मे बी हैव पेड अंडर द टर्म्स ऑफ एनी compromise of any such suit if the compromise was not contrary to the orders of the promisor and was one which it would have been prudent for promisee to make in the absence of any contract of indemnity or if the promisor। अब इस लाइन का मतलब जैसे ही मैंने आपको समझाया कि जो हमारा इंडेमनिटी होल्डर है, मान लो मतलब जिसको पैसे लेने इंडेमनीफायर से, उसको उसका ये हक नहीं है कि वो सिर्फ जो उसकी मतलब नुकसान पड़ा वो ही पैसे लेगा। अब देखो मैंने कोर्ट पे केस किया किस पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, कि हाँ भाई इन्होंने मेरे इंश्योरेंस के पैसे क्लेम नहीं किए जबकि मेरा इंश्योरेंस बनता था। अब हुआ क्या, उसके लिए मैंने वकील किया, मेरे क्या हुए, वो तो एक तो जो मुझे पैसे मेरे को कंपनसेशन चाहता हूँ, लेकिन जो मेरे ऐड ऑन खुद के होते जा रहे हैं, गिनते जाओ, जो वकील किया, जो इतनी फाइलों का खर्चा लगा, जो इतना कुछ एफिडेविट बनाए, ये सब ऐड होता जा रहा है, और उसके बाद जो मुझे इतने सारे मेंटल ट्रॉमा है उनके पैसे कौन देगा। तो मतलब एक इसी में जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो राइट देता है इंडेमनिटी होल्डर को कि जो भी वो कॉम्प्रोमाइज़ के टाइम जब उसको पैसे मिलते हैं वापस, उसके बाद ये भी राइट है जो उसके सम ऐड ऑन, जो उसके एक्स्ट्रा पैसे खुद की जेब से लगे, वो भी इंडेमनिटी फायर से मांग सकता है। अब हम नेक्स्ट पीडीएफ के पेज में चलते हैं। केस लॉ दुग्धले वर्सेस लोवरिंग। अब क्या होता है कि जैसे हमें पता कॉन्ट्रैक्ट है तो केस लॉ तो आएंगे, और केस लॉ एक ऐसी चीज़ है जो आपको ना सबसे ज़्यादा अच्छी तरह समझा सकते हैं। तो हम केस लॉ पढ़ते हैं। इसमें जो दुग्धले है वो प्लेंटिफ है, और प्लेंटिफ मतलब वो होता है, जैसे हमने टॉट में भी पढ़ा था, मैं आपको दोबारा रिकॉल करा देता हूँ। प्लेंटिफ वो इंसान होता है जो केस करता है, और लोवरिंग डिफेंडेड मतलब जिस पे केस हुआ और जो अपने आप को बचाव में है। एक्सप्लेनेशन जो इस केस की होगी, इन दिस केस प्लेंटिफ वाज इन पोजेशन ऑफ सर्टन ट्रक्स, दोज ट्रक्स आर क्लेम्ड बाय टू पार्टीज, लोवरिंग एंड केपी कैलरी। Plaintiff was aware of that both parties claiming the ownership of truck. Plaintiff asked for indemnity bond from defendant, and defendant wrote a reply demanding delivery of truck but did not mention about indemnity bond. Plaintiff delivered truck to the defendant. Later on, KP Cavalry filed a suit commercial against plaintiff. Another suit of indemnity was plaintiff against defendant to compensate. Judgment. It was held that there was no express contract of indemnity, but there was an implied contract of indemnity, because it was clear that the intention of plaintiff to deliver trucks only after indemnity bond. By accepting the delivery having of trucks, the defendant promise. हम अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं। The plaintiff for identification. It was held that defendant had to indemnify KP Cavalry. अब इसमें क्या, मैं आपको दोबारा बैक जाके समझाता हूँ कि इसमें असली में जो केस लॉ ना, इसमें हुआ क्या था। इसमें क्या होता है कि हमारा एक प्लेंटिफ है, वो पोजेशन किसका करता है, वाज इन पोजेशन ऑफ सर्टन ट्रक्स, मतलब वो उसके मतलब पूरी ओनरशिप नहीं थी उसके पास। मतलब कि मान लो कोई बिजनेसमैन है, उसने बोला तो मेरा ट्रक चलाएगा, तो तब तक जब तक वो ट्रक चलाता है वो उसकी पोजेशन में है, उसकी पूरी लीगली ओनरशिप तो नहीं है पर पोजेशन है, वो उसको रख सकता है। दोज ट्रक्स आर क्लेम्ड बाय टू पार्टीज, लोवरिंग एंड केपी कैवलरी। अब उसमें क्या है, वो जो ट्रक्स चलाता था ना, जो उसकी पोजेशन में आते थे, वो किन दो पार्टीज के थे पार्टनरशिप में, लोवरिंग जो बंदा था हमारा डिफेंडेंट, एंड केपी कैलरी। और प्लेंटिफ वाज अवेयर ऑफ दैट बोथ पार्टीज क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ ट्रक। और जो हमारा प्लेंटिफ था यानी दुग्धले, उसको ये पता था कि ये जो दोनों ट्रक हैं ये दोनों की मतलब ओनरशिप में आते हैं। प्लेंटिफ आस्क फॉर इंडेमनिटी बॉन्ड फ्रॉम द डिफेंडेंट, एंड डिफेंडेंट रोट ए रिप्लाई डिमांडिंग डिलीवरी ऑफ ट्रक। अब इसमें क्या होता है कि क्या कहते हैं, जो हमारा प्लेंटिफ होता है वो क्या करता है, डिफेंडेंट होता है, उसको एक मतलब मैसेज लिखता है कि क्या कहते हैं, मुझे एक इंडेमनिटी बॉन्ड बना दो कि अगर मान मुझे कोई भी नुकसान होता है तो क्या कहते हैं आप उसको पे करोगे। तो उसमें क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है उसको कुछ बोलता नहीं, बस एक रिप्लाई कर देता है कि जाओ तुम ट्रक की डिलीवरी कराओ, बट डिड नॉट मेंशन अबाउट इंडेमनिटी बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है
कि जैसे मैंने आपको बताया था इम्प्लाइड में होता है ना, याद है ना, इम्प्लाइड में लिखा नहीं जाता, बस वो कुछ इशारे या कुछ ऐसा बिहेवियर होता है जिससे पता चल जाता है। तो इसमें क्या हुआ, यही डिफेंडेंट ने ये चीज़ क्या की, वो उसने को बोला कि तुम जाओ, जो मेरा ट्रक है वो डिलीवर करके जाओ, और उसने कोई मेंशन नहीं किया इंडेमनिटी बॉन्ड के बारे में। लेकिन जो प्लेंटिव था उसने तो यही समझा कि इसने जो इंडेमनिटी बॉन्ड है वो एग्री कर दिया है। अब आगे जो हम बढ़ते हैं, प्लेंटिव डिलीवर ट्रक टू द डिफेंडेंट लेटर ऑन केपी कैलिवरी। जो हमारा प्लेंटिव है वो जो ट्रक लेके जाता है वो बाद में डिफेंडेंट को इन लेटर में मतलब वापस दे देता है। फिर इसमें क्या होता है, जो हमारा दूसरा ओनर होता है ना, जैसे मैंने क्या बोला था कि जो ट्रक है ये दो की ओनरशिप में आते हैं, लोवरिंग एंड केपी कैलवरी। तो हम इसमें क्या होता है, जो केपी कैलरी है फाइल्ड ए सूट ऑफ कन्वर्जन अगेंस्ट प्लेंटिव। अब इसमें क्या होता है कि जो क्या कहते हैं केपी कैलवरी है वो उसके ऊपर ना एक सूट फाइल कर देता अगेंस्ट में कि क्या कहते हैं इसने हमारा ट्रक ले लिया है, वो कर लिया, ये कर लिया। अनदर सूट ऑफ इंडेमनिटी वाज फाइल्ड बाय प्लेंटिव अगेंस्ट डिफेंडेंट टू कंपनसेट। अब उसमें क्या होता है कि उसको बिना फालतू में बोला गया होता है, तो वो अनदर एक और सूट कर देता है किसकी तरफ, कि ये जो डिफेंडेंट होता है कि मुझे कंपेंसेट करो, जबकि मेरी गलती नहीं थी, मेरे को इतना मेंटल ट्रॉमा हुआ, ये हुआ। और जो इसकी जजमेंट थी वो क्या दी गई वो मैं आपको बताता हूँ। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसमें क्या देखा गया कि जो डिफेंडेंट था उसने तो उसको इंडेमनिटी का कोई बारे में बोला नहीं लिख के, बट देयर वॉज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लेकिन क्या था, उसने जैसे ही उसको बोला ना, मैं याद है ना, उसने जब उसको बोला कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का बॉन्ड बनाओ, पर उसने उसी वक्त उसका जवाब ना देते हुए बोला कि मेरा ट्रक डिलीवर करके आओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि अगर मुझे कोई बंदा बोलता है क्या कहते हैं कि भैया मैं तेरी स्कूटी लेके जानी है, तो क्या कहते हैं नुकसान होगा तो देख लेना। तो क्या हुआ, अगर मैंने उसको ये नहीं बोला मैं तेरा नुकसान झेलूंगा नहीं, लेकिन मैं उसको इनडायरेक्ट तरीके से, इम्प्लाइड तरीके से बोल दिया हाँ भाई तू ले जा, एक आम बंदा तो यही सोचेगा हाँ भाई उसने मेरी सारी जिम्मेदारी उठा ली है। तो यहीं पे ये चलता आगे, बिकॉज इट वाज क्लियर दैट द इंटेंशन ऑफ प्लेंटिव टू डिलीवर ट्रक्स ओनली आफ्टर इंडेमनिटिंग बॉन्ड। क्योंकि जो हमारा प्लेंटिव था उसका जो जज था उसने देखा गया कि उसकी इंटेंशन तो होती ना, वो तभी थी, वो ट्रक तभी डिलीवर करता कि अगर उसको पता था कि इंडेमनिटी बॉन्ड बन गया, और उसने वही सोचा। तो आगे जो जजमेंट है वो हमारी बताती है, बाय एक्सेप्टिंग द डिलीवरी हैविंग ऑफ ट्रक्स डिफेंडेंट, ये आगे पेज में है, defendant promised the plaintiff for identification. It was held that defendant had to identify KP Calvary. अब इसमें क्या होता है कि जो जब वो क्या कहते हैं वो आता है, वो प्रॉमिस किया होता है उसने कि तुम्हें कंपनसेशन मिलेगी, तो जो वो बोलता है कि हाँ भैया मुझे कंपनसेशन दो, तो तब देखा जाता है जो डिफेंडेंट है केपी कैलवरी उसको कंपनसेशन देनी पड़ती है। आई होप आप सबको आ गया होगा ये समझ।